उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पब्लिक सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी की नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। पब्लिक सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी का हमारा आज विशेष अभ्यास सत्र सेकेंड है, स्पेशल प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर की अगर हम बात करें तो ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है? दिस इज द क्लास नंबर 25। क्लास नंबर 25 है हमारी ये। क्लास नंबर 24 के जस्ट बाद आगे हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं करेंगे, तो काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं आज। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम आई विल ट्राई कि हम लोग आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दे सकें। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू द विटनीज थ्योरी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन बैलेंस आरसीसी बीम ऑफ डेप्थ डी इज। तो जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक है, स्ट्रेस ब्लॉक की जो मैक्सिमम डेप्थ है वो विटनीज थ्योरी के हिसाब से जो होती है दैट इज 0.53 डी। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 0.53 डी के बराबर हमारी क्या होती है? हमारी स्ट्रेस ब्लॉक की डेप्थ होती है। स्ट्रेस ब्लॉक क्या होता है? टॉप ऑफ द कंक्रीट से लेके न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो डेप्थ होती है ये 0.53 डी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं ये क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई। जो हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन है उसकी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या है, क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए पूछ रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है वो किसी भी प्रकार का कंक्रीट हो, प्री स्ट्रेस्ड हो, नॉन प्री स्ट्रेस्ड हो, हर किसी की सर्विसिबिलिटी किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए? डिफ्लेक्शन को, क्रैकिंग को और फायर रेजिस्टेंस को, ड्यूरेबिलिटी को, ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्रैकिंग डिफ्लेक्शन तो पहले में लिखा है, लेकिन मैक्सिमम कंप्रेशन ये सर्विसिबिलिटी का टर्म नहीं है, ये कोलैप्स का टर्म है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। आपसे सर्विसिबिलिटी पूछा है। दूसरे में क्रैकिंग ऑनली, तो क्रैकिंग ऑनली तो नहीं होता, इसके अलावा डिफ्लेक्शन भी होता है, फायर रेजिस्टेंस भी होता है, तो ये ठीक तो है लेकिन उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी दे रखा है, क्रैकिंग भी, दोनों चीजें दे रखी हैं, तो ये कुछ ज्यादा बेटर लग रहा है। बट डी देखते हैं। डी में डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन गलत दे रखा है, डिफ्लेक्शन तो चलो सही है, तो यहाँ पे भी ये गलत हो गया। तो ओवरऑल अगर चारों ऑप्शन को हम लोग कंपेयर करें ओवरऑल, तो ओवरऑल हमारा सी पार्ट करेक्ट हमें लिख रहा है। सबसे ज्यादा जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो हमें सी पार्ट लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेकंड का सी पार्ट करेक्ट है। आई थिंक ये क्लियर होगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको लगेंगे। अगर आपने आरसीसी की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल और आसान लगेंगे, बहुत जल्दी जल्दी होंगे। यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज। आरसीसी जो हमारा मेंबर है उसका यूनिट वेट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछा है, कितना होता है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कितना होता है। आप हमेशा याद रखिए कि जो हमारा पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, उसका यूनिट वेट अगर हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बात करेंगे तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा इसका क्या होता है? यूनिट वेट होता है। और अगर हम इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ये हमारा वेट होगा 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होगा? इसका हमारा यूनिट वेट होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ क्वेश्चन आरसीसी का पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आरसीसी में स्टील भी होता है, तो स्टील के लिए क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टील का वेट हम लोग ऐड कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अगर हम इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालें तो लगभग 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जी को हम लोग नियर अबाउट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चल रहे हैं। अगर आप जी को 9.81 लोगे तो इन वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। तो जी को हम 10 ले रहे हैं। नॉर्मली आरसीसी में हम जी को 10 लेके ही कैलकुलेशन करते हैं। तो आरसीसी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब में वेट क्या हो जाएगा? हमारा 2500 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 2500 ऑप्शन दे रखा है? नहीं दे रखा। अब जब 2500 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ये चीज नहीं दे रखी है, तो फिर हम 2400 भी आंसर दे सकते हैं। हालांकि 2400 100% सही नहीं है, लेकिन अब नियरेस्ट पॉसिबल आंसर फिर हम क्या देंगे? जब 2500 नहीं दिया है तो फिर हम 2400 आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 2400 आंसर जो है हमारे एसएससी जेई ने भी अलाउ किया था, इस आंसर को दिया था। और बहुत सारे लोगों ने बोला गलत है गलत है गलत है, तो एसएससी जेई ने क्या बोला कि भैया सीधी सी बात है कि अगर 2500 ऑप्शन में नहीं है तो उसके नियरेस्ट पॉसिबल क्या है? 2400 आंसर दे देते आप। तो इसको गलत नहीं माना गया, सी पार्ट इसका आंसर दिया गया था, एसएससी जेई ने भी आंसर की में दिया था, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि कोई वैल्यू अगर नियरेस्ट पॉसिबल आंसर आपको मिल रही है तो फिर आपको वो आंसर देना है, क्योंकि एसएससी जेई या कोई भी संस्था, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, इसके पहले भी जो अभ्यास सत्र 1 हुआ था तो वहां भी बताया था, कोई भी संस्था का जो क्वेश्चन है, कोई भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है
उसमें जब तक सारी चीजें गलत नहीं होंगी, किसी भी हद में वो क्वेश्चन सही नहीं होगा, किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन सही नहीं माना जा सकता, तभी वो संस्था उस क्वेश्चन को गलत मानेगी। तो यहाँ पे इसमें इतनी बड़ी गलती नहीं है। आप 2500 अगर आंसर है 2400 भी दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एज पर IS 456/2000। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे ही पार्शियल वर्ड आ गया मतलब लिमिट स्टेट मेथड की बात चल रही है। और लिमिट स्टेट मेथड में आपको पता है गामा m फॉर कंक्रीट, मटेरियल का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए कितना होता है? 1.5 होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल हलवा छाप क्वेश्चंस हैं, इनमें आप सीधे आंसर दे सकते हैं। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 1.5 और आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं। SSC JEE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है? द अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन रेनफोर्स कंक्रीट इज। एक्सियल कंप्रेशन हो या फिर बेंडिंग कंप्रेशन हो, हमेशा याद रखिए कि आपका कंप्रेशन एक्सियल हो या बेंडिंग कंप्रेशन हो, दोनों ही केस में हमारी जो अनुमत प्रतिबल है यानी कि अनुमानित जो प्रतिबल है वो 0.446 FCK या 0.447 भी बोलते हैं, तो नियर अबाउट 0.45 FCK भी बोल सकते हैं। तो इसके नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा दे रखा है? बी पार्ट दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। आई थिंक ये आपको सभी को क्लियर होगा। ये 5 क्वेश्चन आई थिंक आप सभी को क्लियर होंगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये 5 क्वेश्चन आप पे क्लियर होंगे। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, आई थिंक ये क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये भी क्लियर होगा, तीसरा भी क्लियर होगा और उसके बाद चौथा भी क्लियर होगा, पांचवा भी क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर। आरसीसी मेंबर में कंक्रीट की जो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ है उसके बारे में पूछ रहा है, क्या होनी चाहिए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, डिजाइन स्ट्रेंथ हमारी क्या होनी चाहिए? डिजाइन स्ट्रेंथ हमारी जो है वो किसमें? टेंसाइल स्ट्रेंथ में वो FCR होनी चाहिए जो कि 0.7 रूट FCK होती है। क्या होती है? जो कि 0.7 रूट FCK होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सी पार्ट ऑप्शन 0.7 रूट FCK बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है आप सभी को। ये सारे क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट दैट इज नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ आरसीसी वर्क विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू वेदर। नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर हमारी सबसे नॉर्मल कंडीशन होती है, जिस कंडीशन को हम लोग माइल्ड कंडीशन भी बोलते हैं या जिस कंडीशन को हम लोग नॉर्मल कंडीशन भी बोलते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग माइल्ड कंडीशन या फिर नॉर्मल कंडीशन भी बोलते हैं, ये हमारी कौन सी होती है? नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू क्या? नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर। यानी कि इस कंडीशन में सबसे कम सीमेंट कंटेंट देके काम चल जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सीमेंट देते हैं, मतलब इतना किलोग्राम सीमेंट 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए। कितना? 300 किलोग्राम सीमेंट हम लोग देते हैं कम से कम 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए। तो अगर 300 ऑप्शन में है तो बेस्ट है, वरना 300 से ऊपर आंसर देंगे। तो यहाँ पे 300 ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन एक आपके अभ्यास सत्र 1 में भी आया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन अभ्यास सत्र 2 का है। यानी कि हमारे SSC JEE में मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। लेकिन अभ्यास सत्र 1 वाले क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन था? वहां पे सीवियर कंडीशन था, सी वाटर वाला था। तो वहां आंसर हम लोगों ने 320 या 350 दे रखा, 320 से ऊपर था तो 350 दे रखा था। ये नॉर्मल कंडीशन में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300 हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है? द अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ। क्या पूछ रहा है भाई? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील स्ट्रप्स में हाई यील्ड स्ट्रेंथ 2 टाइप के होते हैं। एक होता है Fe415 और एक होता है Fe500। लेकिन हमारा कोड क्या कहता है? हमारा कोड ये कहता है कि स्टिरप्स के लिए, किसके लिए? किसके लिए? स्टिरप्स के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते। Fe500 का यूज स्टिरप्स के लिए नहीं किया जा सकता। स्टिरप्स के लिए कौन सा यूज किया जा सकता है? स्टिरप्स के लिए यूज किया जा सकता है Fe415। तो Fe415 के लिए हमारा कोड क्या बोलता है? हमारा कोड बोलता है कि भैया
टेंसाइल स्ट्रेस जो अलाउएबल है Fe415 के लिए वो है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या बोलता है? 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलता है, क्योंकि Fe 500 हमें यूज करना ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इस क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट। जल्दी से बताइए कितने लोगों को यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अगर सभी लोगों को क्लियर है तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है? M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अप्रोक्सीमेट मिक्स बताओ। M10 कंक्रीट ग्रेड के लिए अप्रोक्सीमेट मिक्स, तो ये तो मैंने क्लास में बताया था कि M5 के लिए आप 1, 5, 10 यूज कर सकते हो। बीच में एक M7.5 भी आया था, उसके लिए 1, 4, 8 यूज कर सकते हो। उसके बाद M7.5 कुछ जगह पे आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि कोड ने इसको मान्यता पूरी तरीके से नहीं दी है, लेकिन कई जगह पे बुक में मिल भी जाएगा। उसके बाद पूछा क्या गया है? उसके बाद पूछा गया है M10। M10 की कैटेगरी के लिए आप यूज कर सकते हो 1, 3, 6। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर ए पार्ट हो गया। ये तो सभी को क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा M15 के लिए क्या दिया गया है? M15 के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है 1, 2 और 4। इसके अलावा M20 के लिए क्या दिया गया? M20 के लिए दिया गया 1:1.5:3। M25 के लिए क्या दिया गया है? M25 के लिए 1, 1 और 2 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है इतनी चीजों के लिए तो डिफाइंड है, लेकिन M25 के ऊपर कभी कभी M25 के लिए भी M25 और M25 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर फिर हम लोग डिजाइन मिक्स यूज करते हैं। फिर ये वाला हमारा नॉमिनल मिक्स, ये वाला कौन सा है? ये जो इन सब के लिए जो नॉमिनल मिक्स है इसको हम यूज नहीं करते। इन सब के लिए जो हमारा नॉमिनल मिक्स है, जो हमने एक एवरेज मिक्स बताया, ये यूज नहीं करते। तो M25 तक नॉमिनल मिक्स, इसके ऊपर चले जाओ M30, इवन M25 के लिए भी M25, M30 एंड सो ऑन, इसके लिए फिर डिजाइन मिक्स हमारा यूज होता है। इसके लिए क्या होता है? फिर हमारा डिजाइन मिक्स यूज होता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर M10 का पूछा था, मिश्रण अनुपात 1, 3, 6 हो गया। 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट फाइन एग्रीगेट, 6 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है देखते हैं। द मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम्स। आरसीसी बीम्स में मिनिमम कितना रेनफोर्समेंट होता है और मैक्सिमम कितना रेनफोर्समेंट होता है, उसका फॉर्मूला देखिए। मिनिमम रेनफोर्समेंट का जो फॉर्मूला होता है वो 0.85 BD/FY होता है, सभी को पता होगा। और मैक्सिमम का जो होता है, ये टेंसाइल जोन में बता रहा हूँ AST में, ये 0.04 BD होता है। अगर परसेंटेज की बात करोगे तो ये 4% हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज वर्ड लिखा है, तो हम लोग सी पार्ट 4 आंसर दे देंगे। यानी इस क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ द थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर इज स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विड्थ। किसी भी मेंबर की लेंथ एंड विड्थ के कंपेयर में उसकी थिकनेस स्मॉल है। तो मान लो हमारा मेंबर कुछ ऐसा बना हुआ है, ध्यान से देखना। हमारा मेंबर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि इसकी इस साइड की जो थिकनेस है, इसकी जो इस साइड की थिकनेस है वो बहुत स्मॉल है। इसकी इस साइड की जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज वेरी स्मॉल। किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में? मान लो ये हमारा मेंबर है और इसकी साइड की थिकनेस मैं इस कलर से दिखा देता हूं। तो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस T है, दिस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स लेंथ L। ये आपकी लेंथ हो गई L और ये आपकी इसकी विड्थ हो गई B। तो ऐसे मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसकी थिकनेस बहुत कम हो कंपेयर टू लेंथ एंड विड्थ, इसको हम बोलते हैं 2D मेंबर। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं 2D मेंबर, 2 डायमेंशनल मेंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट 2 डायमेंशनल, यानी कि 2 आयामी मेंबर। तो 11 का हम लोग आंसर क्या देंगे? 11 का आंसर हम लोग देंगे बी पार्ट। 11 का बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है?
फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, सुरक्षा का गुणांक किसका अनुपात है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का गुणांक किसका अनुपात है? तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो चीजों के लिए डिफाइंड है, एक कंक्रीट के लिए और दूसरा स्टील के लिए। तो कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, अगर कंक्रीट के लिए बात करें तो कंक्रीट के लिए ये हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन परमिसिबल स्ट्रेंथ, है ना, अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। और वहीं अगर हम लोग ये स्टील के लिए बात करें तो कंक्रीट के लिए हो गया, अगर यही चीज हम लोग स्टील के लिए बात करें, अगर यही हम लोग स्टील के लिए बात करें तो स्टील के लिए हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। अब बताओ इसमें से कहां दे रखा है, यील्ड टू वर्किंग दे रखा है। अच्छा, वर्किंग को हम क्या परमिसिबल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, तो यील्ड टू वर्किंग ही हमारा आंसर हो गया। देखो यहाँ मटेरियल नहीं लिखा हुआ है, तो कंक्रीट या स्टील कोई भी एक का अगर मिल गया तो आंसर दे देंगे, क्योंकि मटेरियल कंक्रीट या स्टील नहीं लिखा है तो किसी भी एक का मिल जाए। टेंसाइल स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, नहीं, टेंसाइल नहीं होना चाहिए, या तो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए या तो यील्ड लिखा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, अगेन वही बात है कि कंप्रेसिव की बजाय कैरेक्टरिस्टिक लिखा होना चाहिए, है ना, तो ये भी गलत हो गया। फिर बियरिंग स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, बियरिंग नहीं लिखा होना चाहिए, या तो कैरेक्टरिस्टिक लिखा हो अगर कंक्रीट है और या तो यील्ड लिखा हो अगर स्टील है। तो ये ध्यान रखिए कि ऊपर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक या फिर यील्ड होना चाहिए। और चूंकि वर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा है तो ये मेथड WSM की बात कर रहा है। WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड यूज करते हैं, कई बार बता चुका हूं। LSM में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। The modular ratio M of a concrete whose permissible compressive stress is C may be obtained from the equation। तो मॉडुलर रेशियो M का हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC की वैल्यू यहाँ पे C दे रखी है, तो 280/C हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में भी आया था और SSC JEE में कई बार पूछा आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन आपके जो है मिस प्रिंट हो गए होंगे। ये 2800 लिखा है, एक्चुअली में ये होना चाहिए आपका क्या, एक्चुअली में ये होना चाहिए आपका 280, एक्चुअली में ये होना चाहिए आपका 280, ठीक है। तो 280/3C होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C पार्ट, ठीक है। C पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर यानी कि प्रतिरोध गुणांक हमारा कितना होगा। तो प्रतिरोध गुणांक हमारा कितना हो जाएगा, प्रतिरोध गुणांक हमारा हो जाएगा, हमेशा याद रखिए कि Q की वैल्यू हमसे पूछ रहा है जो कि स्मॉल q इंटू सिग्मा CBC होती है, स्मॉल q इंटू सिग्मा CBC होती है। स्मॉल q कितना होगा, स्मॉल q हम 0.17 ले सकते हैं, कब, जब हमारा ग्रेड Fe 250 हो। मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में ही बताया था, लास्ट प्रैक्टिस सेशन में, कि कभी अगर ग्रेड ऑफ कोई ग्रेड नहीं दे रखा मान लो, तो फिर आप सीधी सी बात है सबसे कम वाला, सबसे लोअर वाला ग्रेड मान के आप कैलकुलेशन करेंगे, है ना, सबसे मिनिमम वाला। तो ग्रेड नहीं दे रखा स्टील का, तो हमने Fe 250 मान लिया, उसके लिए Q 0.17 होता है। M15 के लिए, M15 तो क्वेश्चन में दे रखा है, उसके लिए सिग्मा CBC कितना रख सकते हैं हम, 5 रख सकते हैं। तो ये हमारा वैसे तो ये 0.174 होता है, टू बी वेरी एग्जैक्ट 0.174 होता है, इनटू हम लोग सिग्मा CBC को 5 रख देंगे। तो ये हमारा Q जो है, मूवमेंट गुणांक जो है, ये आ जाएगा आई थिंक 0.87, आई थिंक यही आ रहा होगा, हाँ जी। और अगर आपको कभी भी बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, MR बैलेंस, तो Q इंटू BD स्क्वायर करके आप क्या निकाल सकते हैं, बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये पूरी जो कहानी है ये किस में चल रही है, WSM में चल रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे मेथड नहीं दिया है लेकिन M15 दिया है। M15 हम किस में यूज करते हैं, M15 हम लोग WSM में यूज करते हैं, है ना, क्योंकि LSM में तो ये बोल दिया गया था भैया किसी भी प्रकार के कंक्रीट को आपको M20 या फिर उससे ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू M20 हमें यूज करना है। तो LSM में बोला गया था ग्रेटर देन इक्वल टू M20 करना है। तो ऑब्वियस सी बात है M15 है तो WSM लेके चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ द स्ट्रेस इन ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पिलर इज जस्ट इक्वल टू इट्स वर्किंग स्ट्रेस। तो भाई देखो, जब आपकी किसी भी पिलर हो, कोई भी वॉल हो, कुछ भी हो, किसी भी मेंबर में स्ट्रेस किसके बराबर हो जाए, वर्किंग स्ट्रेस यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा क्या हो जाएगा, एक समान प्रतिबल हमारी क्या हो जाएगी, हर जगह स्ट्रेस परमिसिबल के बराबर हो गई, तो एक समान हमारा क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। हमारा जो प्रतिबल है वो किसके बराबर लगने लगा है, हमारी परमिसिबल स्ट्रेस यानी स्ट्रेंथ के बराबर लग रहा है, तो एक समान स्ट्रेंथ के रूप में हमारा स्ट्रेस लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आई थिंक ये क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो फिर से समझाता हूं। अगर हमारी स्ट्रेस हर जगह वर्किंग स्ट्रेस के बराबर लग रही है, यानी जितनी हमने अनुमति की है, जितनी हमने परमिट करी है, उतनी स्ट्रेस लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी हमने परमिट करी है, जितनी हमने अलाउ करी है, अगर उतनी स्ट्रेस हर जगह लग रही है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि भैया हर जगह स्ट्रेस स्ट्रेंथ के बराबर लग रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ये सभी को क्लियर होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। अगर कोई डाउट है आपको तो देखिए, उत्कर्ष, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्लास में अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उत्कर्ष सिविल नाम से, UTKARSHCIVIL, इस नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम में डाउट ग्रुप भी है। टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस नाम से सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में। टेलीग्राम के टॉप में सर्च करने का ऑप्शन आता है ना, वहां पे सर्च कर लीजिए किस नाम से, उत्कर्ष सिविल नाम से। आपको उत्कर्ष सिविल इंजीनियरिंग डाउट्स करके ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। आप बताइए इसमें कोई डाउट या अभी तक कोई डाउट है तो आप बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट मिक्सेस इज। तो देखो, कंक्रीट के मिक्सेस की तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं। क्या क्या संख्या होती है, देखो, एक तो M5 होता है ना, एक आपका क्या होता है, M10 होता है, एक क्या होता है, M15 होता है, एक क्या होता है, M20 होता है। देखो, ये जो 4 ग्रेड है ना, इन 4 ग्रेड को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट, साधारण कंक्रीट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी या फिर साधारण कंक्रीट, इनका हम लोगों ने नाम दिया साधारण कंक्रीट। ये मैं आपको बता चुका हूं कहां पे, जब मैंने शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था पहली दूसरी क्लास में। उसके बाद, इसके बाद दूसरा जो हमारा टाइप है वो शुरू होता है M25 से लेके, फिर M30, फिर M35, फिर M40, ठीक है, फिर M45, फिर M45, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, और इसमें एक नया जुड़ा हुआ है, पहले नहीं था, लेकिन अभी नया जुड़ा है M60। पहले तो M20 से M55 था, लेकिन ये वाला अभी नया जुड़ा हुआ है कोड के, किसमें, कोड के अमेंडमेंट में या कोड के सुधार के रूप में। ये कंक्रीट कहलाते हैं हमारे स्टैंडर्ड कंक्रीट, यानी कि मानक कंक्रीट। और हमेशा हमारा कोड जो है वो मानक कंक्रीट के लिए ही रिकमेंडेशन देता है। किसके लिए देता है, मानक कंक्रीट के लिए ही हमारा कोड रिकमेंडेशन देता है। तो ये सारे जो हमारे हैं मानक कंक्रीट हैं। अच्छा, कई बार जो है जब आप इसको जोड़ोगे, कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कई बार क्या होता है 8 नंबर नहीं दिया होता। जैसे इसी क्वेश्चन में 8 नहीं दिया है, क्या दिया है, 7 दिया है। तो एक्चुअली में जिस साल क्वेश्चन आया है उसी साल के आसपास हमारा क्या हुआ था, कोड अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा कोड, IS 456 2000 में करेक्शंस हुए थे। करेक्शंस होके M60 आपका जुड़ा था। तो हो सकता है कि उन्होंने ध्यान ना दिया हो, तो उन्होंने सिर्फ M25 से M55 दे दिया हो। तो भाई देखो, 8 के पास वैसे भी आपका 7 ऑप्शन है, तो 7 दे दो। और हमें पता भी है कि हो सकता है कि एग्जामिनर ने M60 को ध्यान ना दिया हो, लेकिन आज की डेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस करेक्शन को हुए अब काफी साल हो चुके हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे कंक्रीट ग्रेड क्या हैं, कौन से, जिनके लिए IS 456 2000 जिनके लिए क्या करता है, गाइडलाइंस देता है, वो कंक्रीट ग्रेड हमारे 8 हैं। अब आंसर अगर देना है तो 8 देना है, तो यहां 8 ऑप्शन में है नहीं, तो हमने नियरेस्ट 7 आंसर दे दिया, ठीक है, वरना परफेक्ट आंसर होगा 8। अच्छा, इसके ऊपर भी ग्रेड होते हैं क्या, बिल्कुल इसके ऊपर भी ग्रेड होते हैं। इसके ऊपर कंक्रीट के ग्रेड जो हैं वो M65 एंड अबव, M65 और इससे ऊपर, इनको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिख दिया था, नंबर 2 लिख रहा हूँ इसको,
ये हो गया नंबर 2। और इसके बाद M65 और ऊपर से हमारे क्या हो गए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट, हमारे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये हो गया M65 और उससे ऊपर। आई थिंक ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन, यानी कि आईएस कोड के हिसाब से द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन, क्या बोल दिया, मॉडरेट एक्सपोजर। ये हमारा सेशन 1 में विशेष जो हमारा प्रैक्टिस सत्र था, विशेष जो अभ्यास सत्र 1 था, उसमें भी आया था। और मैंने बोला था कि भैया देखो दो चीजें हैं, मॉडरेट एक्सपोजर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू M25 कॉन्क्रीट ग्रेड होगा, यानी FCK होगा, और जो हमारा क्लियर कवर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 mm होगा। ठीक है, क्या अतिरिक्त पूछा है, अतिरिक्त नहीं पूछा, बस पूछा है कि कितना हमारा नॉमिनल कंक्रीट कवर होगा, एडिशनल वर्ड यूज नहीं किया। पिछला जो सेशन 1 था, सत्र जो था हमारा सत्र 1, वहां पे क्या पूछा गया था, एडिशनल पूछा गया था। यहाँ एडिशनल नहीं, यहाँ टोटल पूछा है। तो टोटल हमारा कितना कवर चाहिए, 30 mm या उससे ज्यादा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगर कंक्रीट के ग्रेड के बारे में कुछ पूछा जाता, क्या पूछा जाता, अगर कंक्रीट के ग्रेड के बारे में पूछा जाता तो हम क्या आंसर देते, तब हम आंसर दे सकते थे कंक्रीट का ग्रेड कम से कम M25। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा, है ना। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट इज, जो स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है गामा M फॉर स्टील, वो कितना है 1.15। ये वैल्यू किसके कंपेयर में, ये वैल्यू गामा MC कंक्रीट के कंपेयर में। कंक्रीट की कितनी होती है 1.5, कंक्रीट की कितनी होती है 1.5 होती है, और स्टील की कितनी होती है 1.15। तो स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के कंपेयर में क्या है, कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट लोअर। यहाँ पे क्या हम भरेंगे, लोअर, यानी कि सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी पार्ट लोअर। स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर जो है वो कम है। क्योंकि यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया है ना, तो आप WSM से यूज कर सकते हो। WSM, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला है ना, तो आप WSM यूज कर सकते हो। WSM में क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड यूज किया जाता है, वहां पे 1.8 होता है फैक्टर, और कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहां पे 3 होता है। फिर भी अगर आप देखोगे तब भी WSM भी देखोगे, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया है ना वर्ड, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर नहीं यूज किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड यूज किया है। तो WSM वाली वैल्यू में देखोगे तो FOS भी स्टील का क्या होता है, कंक्रीट से कम होता है। तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा, आंसर आपका सी पार्ट ही रहेगा, चाहे आप WSM से देखो चाहे आप LSM से। क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड लिखा था तो इसलिए मैंने WSM से दिखा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 2016 तक के ईयर तक पहुंच चुके हैं। तो जितने भी आपके अभ्यास सत्र है ना, उसमें हर चैप्टर के आपके SSC JEE के पिछले 15 से 20 सालों के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। सारे क्वेश्चन हमने बहुत पिछले साल से शुरू किया था, लगभग 2005 के आसपास से शुरू किया था, और 2016 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पिछले सत्र में अगर आप आए होंगे सेशन नंबर 1 में, विशेष सत्र जो 1 था उसमें हमने काफी पहले से शुरू किया था। तो 15 से 20 सालों का आपको आराम से जो है SSC JEE का क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरी। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने क्लास में बताया है कि अगर आपका रेनफोर्समेंट, अगर आप रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील, कोई भी बीम हो, स्लैब हो, कुछ भी हो, कोई बीम हो, स्लैब हो, कुछ भी हो, अगर उसमें आप स्टील बार्स को, अगर आप स्टील बार्स को काफी दूर दूर रख दोगे, काफी दूर दूर रख दोगे, स्पेसिंग ग्रेटर देन 300 mm अगर आपने कर दी, तो दो बार्स के बीच में क्या होगा, दो बार्स के बीच में ऐसे करके क्रैक्स आने लगेंगे, दो बार्स के बीच में ऐसे करके बड़े बड़े क्रैक्स आने लगेंगे। तो इन क्रैक को लिमिटेड रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन क्रैक्स को, ये जो बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं इस आपके कंक्रीट के मेंबर में, आपके इस कंक्रीट के मेंबर में, मान लो ये आपकी स्लैब ही है, इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल, कुछ ज्यादा ही कलरफुल हो गया ये, अब सही है। तो इसमें जो नीचे क्रैक्स आ रहे हैं ये किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि स्पेसिंग 300 से ज्यादा हो गई। बट अगर ये स्पेसिंग अगर आप ये स्पेसिंग 300 mm से कम रखोगे, एस लेस देन इक्वल टू 300 रखोगे, तो आपको क्या होगा, क्रैक्स आर कंट्रोल्ड। क्रैक्स जो होंगे आएंगे, लेकिन कंट्रोल्ड क्रैक्स आएंगे।
क्रैक्स आपको आंखों से दिखेंगे नहीं, यानी कि हेयर लाइन क्रैक्स आएंगे, जो कि मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। तो आप कभी भी देखना, किसी भी टाइप का डिजाइन करना, किसी भी टाइप की बीम देखना, बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, उन सब में बार्स की स्पेसिंग 300 mm से कम ही रखी जाती है, 300 से ऊपर कभी भी स्पेसिंग नहीं रखी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, क्रैकिंग, यानी कि दरारें। ठीक है, तो 19 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? इन बेंडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज। बेंडिंग में जब कंक्रीट का आपका, ये देखो, ये जो मेंबर है कंक्रीट का, ये जो मेंबर है, इसको कलर कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। इस मेंबर की जब बेंडिंग होती है, क्या होती है? इस मेंबर की जब बेंडिंग होती है इस तरीके से, इस प्रकार से जब बेंडिंग होती है, तो इसमें ये वाला, ये जो कंक्रीट आपका कंप्रेशन में है, यहाँ एप्सिलॉन सी हम लोग कितना लेते हैं? तो सभी को पता है दिस इज टेकन एज 0.0035। क्या लेते हैं? 0.0035। यहाँ पे इसको सी पार्ट में कर देता हूँ, ये 2 बार बी लिख दिया है, ये 2 बार बी लिख गया, इसको मैं सी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट, ये सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट हो जाएगा 20 का। आई थिंक ये क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखते हैं एक बार। इन द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट स्टेट विल कम अंडर द सर्विसिबिलिटी। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आप कर चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। आई थिंक आपका पहला या दूसरा क्वेश्चन ही ये रहा होगा, शुरुआत में ही हम लोगों ने किया था। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट में लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होगा। तो डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग हमने आंसर दिया था। तो यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे भी आ चुका है, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे? ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21 की डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। ये कहाँ दे रखा है? बी पार्ट में। ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सर और क्रैकिंग हो सकता है क्या? फ्लेक्सर हो सकता है क्या? फ्लेक्सर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लेक्सर आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, सर्विसिबिलिटी में नहीं आता। यहाँ शियर जो है वो कोलैप्स में आता है ना। डिफ्लेक्शन क्रैकिंग तो चलो आता है सर्विसिबिलिटी में, लेकिन शियर आता है कोलैप्स में। तो सी पार्ट भी गलत हो गया। डी में भी शियर लिखा है, ये भी गलत हो गया। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी पार्ट। क्या हो जाएगा? बी पार्ट। यानी कि हमारा डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग किसमें आता है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है भाई? 22 क्या बोल रहा है? देखिए, पढ़िए इसको। इन द केस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट that should be used in sea water or when exposed directly along the sea coast। तो दो चीजें हैं, सी वाटर और सी कोस्ट। इन दोनों कंडीशन को आप देखोगे, चाहे सी वाटर हो चाहे सी कोस्ट, इन कंडीशन को हम सीवियर कंडीशन बोलते हैं। किसी भी समुद्र तट के पास या समुद्री पानी के लिए जो कंडीशन होती है उसको हम सीवियर कंडीशन बोलते हैं। और सीवियर के लिए मैं पहले बता चुका हूं कि कंक्रीट का ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू M30 लगेगा और क्लियर कवर ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 45 mm लगेगा। ये क्वेश्चन आपका लास्ट वाले सेशन 1 में भी आया था और अगेन ये 2016 में रिपीट हो चुका है। तो इसलिए बेस्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, M30। आई थिंक ये क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है द सेक्शन ऑफ ए रेनफोर्स बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंस कंक्रीट फाइबर इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन स्टील अटेन्स परमिसिबल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। मतलब कंक्रीट जो है कंप्रेशन में और स्टील जो है टेंशन में एक साथ फेल होते हैं। कंक्रीट जो है कंप्रेशन में एंड स्टील टेंशन में फेल होते हैं एक साथ, फेल्स साइमल्टेनियसली। तो कंक्रीट एंड स्टील अगर एक साथ फेल होंगे तो ये किसका गुण है? ये आपके बैलेंस सेक्शन यानी कि संतुलित अनुभाग का क्या है? बैलेंस सेक्शन यानी कि संतुलित अनुभाग का गुण है। ये किसका गुण है? बैलेंस सेक्शन यानी कि संतुलित अनुभाग का गुण है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट, बैलेंस्ड सेक्शन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये गुण किसका है? बैलेंस सेक्शन का गुण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 23 का ए हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए आसानी से, क्योंकि सब आप कर चुके हैं। ठीक है,
पहले सेक्शन में चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं करी थी, बट दूसरे से आपका जो ये दूसरा सत्र है अभ्यास सत्र 2, इसमें तो आप लगभग सारी चीज़ें जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं क्या है। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित जो आपके कथन है इनमें से जो सही कथन है उनको चुनें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट, बिल्कुल सही है, ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, सुपर इम्पोज का मतलब जैसे मान लो कि आपके छत के ऊपर रेलिंग वगैरह हमने लगा दी या थोड़ी बहुत वॉल्स वगैरह खड़ी कर दी, तो कोई भी लोड जो स्ट्रक्चर के ऊपर परमानेंट लग गया वो भी डेड लोड में आता है, तो बिल्कुल सही है। डेड लोड का मतलब होता है अचल भार, यानी कि वो भार भले ही वो सुपर इम्पोज्ड हो और भले ही वो क्या हो, भले ही वो ऐसा भार हो जो मूव ना कर सके, ओवरऑल जो परमानेंट स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है वो क्या है, डेड लोड है, तो बिल्कुल सही ये पार्ट लिखा है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। डेड लोड चेंज दियर पोजिशन गलत है, एंड वेरी इन मैग्नीट्यूड ये भी गलत है, दोनों चीजें गलत है। डेड लोड ना अपनी पोजीशन चेंज करेगा ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, तो ये गलत हो गया। फिर डेड लोड्स आर नोन इन द बिगिनिंग ऑफ द डिजाइन, बिल्कुल गलत है भैया, डेड लोड हमें पता ही नहीं होता, पहले तो हमें विड्थ और डेप्थ क्या करनी पड़ती है, एज्यूम करनी पड़ती है, और बाद में जब डिजाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है तब पता चलता है कि विड्थ और डेप्थ सही है कि नहीं। तो जब हमारी विड्थ और डेप्थ बाद में पता चलेगा सही है कि नहीं, तो डेड लोड भी बाद में आएगा। बात समझ में आ रही है ना, इनिशियली तो हमने विड्थ और डेप्थ एज्यूम किया, हमें रियल में नहीं पता थी, तो जो चीज हम शुरुआत में एज्यूम कर रहे हैं वो लास्ट में चेक होके आएगी कि सही है कि गलत है। तो इसलिए डेड लोड शुरुआत में पता नहीं होता है, वो लास्ट में डिजाइन कंप्लीट होने के बाद रियल में पता चलता है, इतना था क्लियर। तो ये भी गलत है, और डी तो गलत हो ही गया क्योंकि ए सही है, तो नन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया ए पार्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 24 आपको बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला, लाइव लोड चल भार। लाइव लोड को चल भार भी बोलते हैं, यानी कि जो भार चल सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है, और मैग्नीट्यूड भी अपना चेंज कर सकता है, अपना परिमाण भी बदल सकता है और मूव भी कर सकता है। तो ऐसा कौन सा है, ये वेरी करेगा मैग्नीट्यूड में, सही है। वेरी इन पोजिशन ये भी सही है। इज एक्सप्रेस्ड ये भी सही, ये भी सही। इज एक्सप्रेस्ड एट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही है भाई, लाइव लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, तो ये भी सही है। जब तीनों सही हो गए तो ऑल ऑफ द अबव दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, डी पार्ट में दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, सभी विकल्प सही हैं। ये भी 2016 का ही एसएससी जेईई का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या कह रहा है, एक सिंगली रेनफोर्स बीम में अगर परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस अर्लियर देन द स्टील। ये पिछले सेशन 1 वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2016 में ये रिपीट हो गया, पहले भी पूछा जा चुका है, इसके पहले वाले सेशन में करा चुका हूं कि अगर कंक्रीट पहले फेल करती है, कंक्रीट फेल्स फर्स्ट, सेम क्वेश्चन आया था, तो मैंने बोला था कि ये हमारा सबसे खतरनाक टाइप का सेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं, जो कि सबसे खतरनाक टाइप का क्या होता है, सेक्शन होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो गया वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। सभी लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 तक अभी आप कर चुके हैं और आई थिंक आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 27, देखते हैं। परमानेंट डायमेंशन चेंजेस ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज, यानी कि जब हम लोडिंग लगाते हैं और कंक्रीट का डायमेंशन परमानेंट चेंज हो जाए, जैसे कि मान लो ये कंक्रीट है, इस पे हमने लोड लगाया P, इस पे डिफॉर्मेशन हुआ डेल्टा, अब इस लोड को हटा देंगे तो डिफॉर्मेशन भी चला जाएगा, तो ये परमानेंट नहीं है। लेकिन यानी कि लोड को लगाने में जो डिफॉर्मेशन या जो स्ट्रेन आ रही है ये परमानेंट नहीं है, लोड लगाएंगे डिफ्लेक्शन आएगा, लोड हटाएंगे चला जाएगा। लेकिन अगर ये लोड काफी सालों तक लगा रहे, 5 to 10 ईयर्स, तो कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे परमानेंट डिफॉर्मेशन भी इसमें आ जाते हैं। कब लगा रहे, अगर ये 5 to 10 ईयर्स तक लगा रहे तो इसमें कुछ हमारे क्या होते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। ये मेंबर हमारा डिफॉर्म होके इतना छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये डिफॉर्म होके
और छोटा हो जाएगा मेंबर, है ना। तो कुछ डिफॉर्मेशन तो इसका क्या था, पहले से आया था इसमें डेल्टा, और कुछ डिफॉर्मेशन इसमें क्या हो गया, इसकी वजह से हो गया डेल्टा सी आर। और ये जो हमारा डेल्टा सी आर हो गया, जो डेल्टा सी आर हो गया इस लोड के लगने की वजह से, इसी डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रीप डिफॉर्मेशन। यही हमारा कहलाता है क्रीप डिफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोड के लगने की वजह से काफी समय तक अगर लोड लग रहा है लगातार, तो उसकी वजह से जो हमारा एडिशनल डिफॉर्मेशन आता है वो क्रीप डिफॉर्मेशन कहलाता है। तो यहां हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, क्रीप यानी कि विसर्पण। तो इसका आंसर सी पार्ट हो गया। विस्तार क्या होता है, विस्तार सिविल इंजीनियरिंग का टर्म नहीं है, एम्बिट भी हमारा सिविल इंजीनियरिंग का टर्म नहीं। स्ट्रेन और क्रीप जो है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स हैं, दोनों हमने समझ लिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, किसी को कोई भी चीज जो सिविल इंजीनियरिंग से बाहर है, आपके नॉलेज से बाहर है, सीखनी है, तो गूगल बाबा जिंदाबाद। जितना एग्जाम में आएगा, जितना सीखने लायक है, वो सब यहाँ बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन हमारा आ चुका है। हमारा ये क्वेश्चन क्या है, विच कोड गिव्स डिटेल अबाउट वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट। तो देखिए वाटर के लिए सिर्फ एक ही कोड है, जो कोड आरसीसी के लिए है वही कोड हमारा क्या है, वाटर के लिए भी। आरसीसी एंड पीएससी के लिए जो है वही कोड हमारा किसके लिए है, वाटर के लिए भी है। IS 383, IS 562, 3012 ये सारे कोड जो हैं अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए हैं, लेकिन वाटर के लिए हमारा क्या है, यही कोड है, आरसीसी एंड पीएससी वाला ए पार्ट। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, पिछले एक सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने डिटेल में बताया था, तो रिपीट हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ए पार्ट टिक करके आगे बढ़ रहे हैं। 29 क्या है, हाउ डज एन इंक्रीज इन द पिच ऑफ द रूफ अफेक्ट्स अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट। क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हमारी पिच बढ़ती है वैसे वैसे हम लोड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर हमारे पास कोई एक रूफ है, रूफ का मतलब छत है, मान लो ये एक छत है, ठीक है, मान लो ये एक छत है, और यहां पे हमने इसमें जो बार्स लगाए हैं इनकी पिच बढ़ाई है। पिच का मतलब क्या होता है, पिच का मतलब वही स्पेसिंग हो गया है। जो बार्स लगाए हैं हमने, इन बार्स की मान लो हमने स्पेसिंग बढ़ा दी, इनकी स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग है ये स्पेसिंग हमने बढ़ा दी। इस स्पेसिंग को बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, बार्स को हम स्पेसिंग बढ़ा देंगे, स्पेसिंग बढ़ाने से बार्स दूर दूर चले जाएंगे, बार्स दूर दूर चले जाएंगे तो इनके लोड लेने की जो क्षमता है, जो लोड लेने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, लोड लेने की क्षमता WU क्या हो जाएगी, WU जो है लोड लेने की क्षमता वो कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे हमारा ये स्पेसिंग बढ़ेगा वैसे वैसे बार कम हो जाएंगे और लोड लेने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी पार्ट। जैसे जैसे हम स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो बार्स दूर दूर जा रहे हैं, यानी कि आपकी स्लैब में से बार क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और लोड लेने की क्षमता घट जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए अगर समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। देखते हैं, मोस्ट ऑफ द लोड सप्लाई टू द बिल्डिंग आर इन्वायरमेंटल लोड। बिल्कुल गलत है। मोस्ट ऑफ द लोड जो बिल्डिंग में अप्लाई होते हैं वो डेड लोड होते हैं। डेड लोड्स के बाद जो आता है, डेड लोड के बाद जो आता है वो लाइव लोड आता है, और लाइव लोड के बाद हॉरिजॉन्टल लोड। सबसे ज्यादा जो है डेड लोड होता है, उसके बाद लाइव लोड होता है और फिर हॉरिजॉन्टल लोड होता है। तो पहला गलत हो गया। इन्वायरमेंटल लोड का मतलब वही हो गया हॉरिजॉन्टल लोड, अर्थक्वेक वाले, विंड वाले, ये बहुत कम समय पे आते हैं। ज्यादातर डेड लोड और लाइव लोड होता है। उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द लोड्स आर डेड लोड फॉलोड बाय लाइव लोड, यानी कि ज्यादातर लोड तो डेड लोड होते हैं, उसके बाद लाइव लोड आते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहले डेड लोड आएगा और फिर थोड़ा बहुत जो है अगर और लोड लगेगा तो वो लाइव लोड लग जाएगा। तो ए तो सही है लेकिन ए तो गलत है लेकिन बी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा है, तो ओनली बी हो गया। इसका बी पार्ट आंसर करेक्ट हो गया। ओनली बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। ये बात समझ में आ गई सभी को, अच्छे समझ में आ गई। आज का पूरा जो है प्रॉमिस है कि 35 से 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं 35 से 40 बोल रहा हूं तो जो अधिकतम वाला है 40 मिलेगा आपको। जब भी कभी कोई भी आपसे वादा किया जाएगा तो उसमें अधिकतम वाली चीज मिलेगी। तो 10 क्वेश्चन अभी हम लोग और करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31,
when not specified the volume of steel in RCC work is taken as। अगर नहीं दे रखा है तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्टील क्या लेना है। तो जनरली आप एक चीज मान के चलिए कि अगर आपको कभी भी नहीं दे रखा है तो आप 0.6 से लेके 1% तक स्टील ले सकते हैं, क्योंकि जब आप 1% से ज्यादा स्टील लेंगे तो क्या होगा, तो आपका जो स्टील जो आपका मेंबर है वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज बीम के केस में तो ट्रू है बट कॉलम के केस में ट्रू नहीं है। अब यहां पे बीम या कॉलम तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे बीम के केस में हम क्या 1% से ज्यादा ले सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में 1% से ज्यादा भी ले सकते हैं। बीम में ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 4% होता है। तो अगर अच्छा ये भी नहीं दिया है कि कंप्रेशन है या टेंशन है, तो कंप्रेशन टेंशन मिला देंगे तो 4% कंप्रेशन दे सकते हैं, 4% टेंशन, 8% हो गया। तो 0.6 का डबल अगर हम कर देंगे तो 1.2 हो जाएगा, और 1 का डबल 2 हो जाएगा। तो 1.2 से 2 तो दोनों तरफ मिला दें, अगर कंप्रेशन टेंशन दोनों, तो दोनों तरफ मिला के हमारा बीम के लिए इतना हो जाएगा। तो अगर आप स्मार्टली आंसर दोगे, और कॉलम के लिए कितना हो जाएगा, कॉलम के लिए होता है 0.8 से 3%। कॉलम के लिए कितना होता है 0.8 से 6%, 0.8 से 6। तो सब कुछ मिला के अगर हम बात करें, सब कुछ मिला के बीम, कॉलम, कंप्रेशन टेंशन सब कुछ मिला के हम बात करें तो ये लगभग आपका 0.8% से लेके 6% के बीच में हमारा रेंज, सब कंबाइन कर दें तो आ जाएगा। क्योंकि देखो बीम में तो एक साइड का मैं बता रहा था 0.6 से 1, दोनों साइड अगर देख लोगे तो 1.2% से 2% हो जाएगा। और कॉलम में कितना होता है 0.8 से 6, तो कंबाइन करेंगे तो हमारा 0.8 से 6 कंबाइन आ रहा है। क्या 0.8 से 6 दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, लेकिन 1 से 6 दे रखा है, तो नियरेस्ट पॉसिबल हमारा क्या हो जाएगा 1 से 6%। ठीक है, ये सारे टाइप के लिए, वॉल हो, स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो, फाउंडेशन हो, इन सबको कंबाइंड करके मैं बता रहा हूं कि ये रेंज हमारी होती है 0.8 से 6। तो नियरेस्ट अगर हम पॉसिबल देखें तो ए पार्ट हमें इसका आंसर मिल रहा है। थोड़ा स्मार्टली समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना था। अगर आप स्मार्टली समझ के आंसर देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आंसर आप दे सकते थे। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली आपको आंसर देना था। देखो 2017 एसएससी जेईई में पूछा भी गया है, 2017 एसएससी जेईई में पूछा गया है, तो हमारा क्वेश्चन भी जो है बहुत पुराना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन 2017 का ही है, क्वेश्चन नंबर 32। क्या पूछ रहा है, What will be the rain load in PSF if DS in 2 inches and DH is 1 inches? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि वर्षा भार आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है तो मैं ये चाहता हूं कि जब ये आएगा आपका कहां पे आएगा, लोड कैलकुलेशंस में आएगा। लोड कैलकुलेशंस आप कहां पढ़ोगे, जब आपको लोडिंग इन स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा, या तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में या बिल्डिंग मटेरियल में, वैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ही पढ़ाया जाएगा। तो लोड कैलकुलेशन में आपका आएगा। तो अभी के लिए मैं आप इसको घर पे करो दे रहा हूं। डायरेक्टली एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला, उससे तुरंत निकल जाता है रेन लोड। तो वो आप देखो घर पे करो। अगर आपको नहीं मिल रहा तो गूगल बाबा जिंदाबाद, वहां से सर्च करके करो। तो ये घर पे करो क्वेश्चन। इसका आंसर कहां देना है, उत्कर्ष सिविल नाम से एक हमारा क्या है टेलीग्राम ग्रुप है। देखो कुछ चीजें घर पे तुम्हें भी करनी है यार, और इसी से तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप में डाउट पूछने की एबिलिटी भी डेवलप होगी। तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा फॉर डाउट, इसमें आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर मैंने ये सॉल्व किया, क्या ये सही है, तो हम बता देंगे सही है कि गलत है। तो इसको सॉल्व करिए और ग्रुप में आप पोस्ट करना अपना सोल्यूशन इसका। हर सेशन में 2 से 3 क्वेश्चन मैं ऐसे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 सेशन नंबर 1 में भी 3 दिया था, किसी बच्चे ने अभी तक जो है नहीं भेजा। आप भेजिए, उसको भेजिए, तो उसमें कोई डाउट होगा मैं पूछूंगा। आप अपनी तरफ से अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका फायदा क्या होगा। तो भेजिए आप उसको। 1-2 बच्चे हैं जो करते हैं, भेजते भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो क्राउड है ना वो इस चीज में जो है क्या कर रहा है, आलसपना कर रहा है। कंफर्ट जोन छोड़ो, जो क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने के लिए दिए उसको सॉल्व करो और डाउट ग्रुप में पूछो। कोई भी डाउट है क्लियर किया जाएगा। ये क्वेश्चन अब जो हमारा 32 है वो करके आपको ग्रुप में भेजना है, याद रखना। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज। कंक्रीट का जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो हम किससे डिटरमाइन करते हैं, एफसीआर से करते हैं। एफसीआर क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग। इसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसका आंसर हमारा बी पार्ट हो गया, मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी कि भंग का मापांक। तो 33 का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि कंक्रीट है। कंक्रीट क्या है भाई? कंक्रीट क्या है? कंक्रीट एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल है जो कि कंप्रेशन तो आसानी से ले लेता है लेकिन टेंशन उतनी आसानी से नहीं ले पाता। तो सिंपल सी बात यह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा कि कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जो कंप्रेशन में तो बहुत अच्छा है लेकिन टेंशन में क्या है? वीक है। तो इसका आंसर हमारा बी पार्ट हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? क्विकली बताइए, सभी को क्लियर है ना क्वेश्चन नंबर 34 तक? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहां तक तो क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स में द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज। कभी भी हम आरसीसी की अगर संरचना करते हैं तो इनमें कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या लेते हैं? इसमें हमारा ग्रेड मिसिंग है। ग्रेड हमारा क्या है? ग्रेड मिसिंग है भाई। जब तक कंक्रीट का ग्रेड नहीं पता होगा तब तक हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे भाई? एफसीके नहीं पता है ना, ग्रेड मिसिंग है, यानी कि एफसीके जो है हमारा, एफसीके जो है वो मिसिंग है। एफसीके या फिर ग्रेड हमारा मिसिंग है। तो हम इसमें कोई भी आंसर नहीं दे सकते, लेकिन गनीमत है कि हमें क्या दे रखा है? डी पार्ट दे रखा है, नन ऑफ दीज। तो हम फिर आंसर क्या देंगे? डी पार्ट देंगे। कोई संकोच की बात नहीं है कि सर डी पार्ट भी आंसर हो सकता है क्या? अरे बेटा बिल्कुल डी पार्ट आंसर हो सकता है। जब आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, कोई भी आपको ग्रेड नहीं दे रखा है, तो डी पार्ट आंसर दो। ये भी क्वेश्चन आप देखिए 2017 का है। 2017 में थोड़े से ऊपर नीचे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जिन बच्चों ने सही से आंसर दिया था उनका सबका सिलेक्शन भी हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? इन विच बीम द टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। आप सोचिए कि अगर टेंशन कैपेसिटी टी इज ग्रेटर देन कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट, तो स्टील जो है टेंशन में वो फेल नहीं होगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और ये पहले फेल हो जाएगा। तो हमारा कंप्रेशन में फेलियर पहले हो जाएगा, कंप्रेशन फेलियर फर्स्ट। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी कंप्रेशन में पहले फेलियर होता है तो कंक्रीट टूटता है। जब भी कभी कंप्रेशन में पहले फेलियर होता है तो कंक्रीट टूटता है, क्योंकि कंक्रीट मेनली कहाँ होता है? कंप्रेशन साइड में। इस फेलियर को हम लोग ब्रिटल फेलियर बोलते हैं। और जब भी कभी कंक्रीट पहले टूटे यानी कि ब्रिटल फेलियर हो, तो ऐसा सेक्शन हमारा सबसे खतरनाक वाला ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, सबसे खतरनाक वाला ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है। तो यहां हमारा 36 का कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट, ओवर रेनफोर्स सेक्शन पहले ही दे रखा है। तो अगर स्टील की कैपेसिटी ज्यादा है और कंप्रेशन में कैपेसिटी कम है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन किसका है? सिंगली रेनफोर्स का नहीं है, डबली रेनफोर्स बीम का है। तो कोई बात नहीं, डबली रेनफोर्स बीम भी हो, डीआरबी भी हो, डबली रेनफोर्स बीम भी हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। कंप्रेशन में पहले फेलियर हुआ तो हमारा ब्रिटल फेलियर हुआ, कंक्रीट टूट गया, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। कंक्रीट पहले फेल हो रहा है, कंप्रेशन में पहले फेलियर हो रहा है, तो सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड होगा। चलिए यहां तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना, 36। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, देखो एक मिसिंग है। 36 के बाद 37 आना चाहिए था, तो 37 की वजह एक क्वेश्चन मिसिंग है। तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपका मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मिसिंग है तो मैं खुद से लिख देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैं खुद से लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 मैं यहाँ खुद से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या ले क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, which of the following statement or statements is oblique are true? इनमें से कौन से हमारे जो कथन हैं वो क्या हैं? सत्य हैं। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, फॉर अंडर रेनफोर्स्ड बीम XU इज लेस देन XU लिम। ठीक है,
क्लियर। चलिए बी क्या है, फॉर अंडर रेनफोर्स्ड बीम Z इज लेस देन Z लिम। Z लिम का मतलब बैलेंस सेक्शन का क्या, बैलेंस सेक्शन का लेबर आर्म। C फॉर ओवर रेनफोर्स्ड बीम, ओवर रेनफोर्स्ड बीम XU इज ग्रेटर देन XU लिम। और चौथा स्टेटमेंट है 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4। चौथा स्टेटमेंट है फॉर ओवर रेनफोर्स्ड बीम Z इज ग्रेटर देन Z लिम। Z लिम का मतलब बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ, बैलेंस सेक्शन का लिवर आर्म, ठीक है। अब देखिए A B C D, चार ऑप्शन आपके इधर है। पहला आपका ए ऑप्शन बोल रहा है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। दूसरा आपका बोल रहा है 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। 1 3 और 4। तीसरा आपका बोल रहा है कि 1 और 3 सिर्फ सही है। क्या सही है, 1 और 3 सही है। और चौथा बोल रहा है 1 2 3 और 4, ये चारों सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। क्या पहला स्टेटमेंट सही है, अंडर रेनफोर्स बीम के लिए XU लेस देन XU लिम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्या तीसरा सही है, क्या ओवर रेनफोर्स बीम के लिए हमारा XU ग्रेटर देन XU लिम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ कि Z क्या होता है। Z हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। और Z लिम बैलेंस सेक्शन का लिवर आर्म क्या हो जाएगा, D माइनस 0.42 XU लिम। ये मैं कहाँ लिख दूँ, नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है क्योंकि ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। Z लिम हो गया D माइनस 0.42 XU लिम। अब ध्यान से देखिए XU अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा हुई, इन दोनों में अगर कोई भी एक वैल्यू ज़्यादा हुई तो निगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब निगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। अब आते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। अंडर रेनफोर्स सेक्शन का ये XU कम होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन का ये XU कम होता है, XU लिम ज़्यादा होता है। XU लिम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि Z लिम कम होगा और Z ज़्यादा होगा, है ना भाई। XU और XU लिम में अगर XU लिम ज़्यादा है, अंडर रेनफोर्स की बात कर रहा हूँ, XU लिम ज़्यादा होने की वजह से ये निगेटिव वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, यहाँ निगेटिव वैल्यू कम है। तो अगर यहाँ निगेटिव वैल्यू नीचे वाले में ज़्यादा है तो Z लिम हमारा क्या होगा, Z लिम हमारा Z से कम होगा। तो यहाँ उल्टा दिख रखा है, यहाँ Z लेस देन Z लिम दिख रखा है ना। हमेशा याद रखो अंडर रेनफोर्स सेक्शन का जो लिवर आर्म होता है वो किससे ज़्यादा होता है, लिमिटिंग वाले से। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये XU लिम ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। नेगेटिव ज़्यादा होने का मतलब Z लिम Z से कम है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया। इसी का उल्टा अगर ओवर रेनफोर्स में देखेंगे तो ओवर रेनफोर्स में क्या होता है, XU ज़्यादा होता है। XU ज़्यादा होने का मतलब यहाँ निगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो यहाँ Z लेस देन Z लिम होना चाहिए। Z लेस देन Z लिम लिखा है, नहीं लिखा, तो ये भी गलत हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गए, दोनों गलत हो गए। तो जब अगर 2 और 4 गलत हो गए, इसका उल्टा लिखा होता तो सही होता। तो 1 और 3 सिर्फ हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी पार्ट इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार लोग इसको गलत कर देते हैं, कई बार इसमें लोग आंसर डी पार्ट बोल देते हैं, चारों सही हैं बोल देते हैं जल्दीबाजी में, जबकि चारों सही नहीं है। तो 37 एक क्वेश्चन आपके ऐड करने से आपका ही फायदा होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी एसएससी जेईई में आ सकता है। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, द यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज जनरली टेकन एज। कोई एक रेनफोर्स कंक्रीट है, इसका यूनिट वेट कितना लेते हैं। तो मैंने बोला था पीसीसी का हम लेते हैं, चूंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में सारे ऑप्शन हैं, 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आरसीसी का हम कितना लेते हैं, आरसीसी का हम लेते हैं 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक क्वेश्चन आया था वहां 2500 नहीं था, इसलिए हमने 2400 आंसर दिया था। लेकिन यहां आप देखोगे कि 2400 और 2500 दोनों है, तो अब क्या आंसर देना चाहिए, क्योंकि आरसीसी का पूछा गया है, आरसीसी का पूछा गया है, तो अब हम 2500 आंसर देंगे। यहां पे 2500 लिखा है, तो करेक्ट हमारा डी पार्ट आंसर होगा। हम 2500 ही आंसर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला था आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
यूजुअल नोटेशन के साथ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को यूजुअल नोटेशन में n बोलते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग तो XA लेते हैं, लेकिन यूजुअल नोटेशन में n बोलते हैं। ऑफ ए बैलेंस सेक्शन इज गिवन बाई, तो बैलेंस सेक्शन का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग अगर लिखते हैं FST बाई FC, वो किसके बराबर होता है, m इंटू डी माइनस XA अपॉन XA। ये क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूँ, मुझे याद है कि इसके पहले के सेशंस में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो FST और FC को हमने C और T लिख दिया, तो यहाँ पे T बाई C इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू डी माइनस n अपॉन n। XA को n लिख दिया, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा है, नहीं लिखा, तो इस m को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T बाई एम सी इज इक्वल टू डी माइनस एन अपॉन एन, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा है, T बाई एम सी डी प्लस एन अपॉन एन, T बाई एन सी एन अपॉन डी माइनस एन। तो एक बार काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। इसको जब हम उल्टा करेंगे तो एम सी बाई टी क्या आ जाएगा, एन अपॉन डी माइनस एन, n अपॉन डी माइनस एन। ये चीज आपको दे रखी है, कहाँ दे रखी है, ये चीज आपको ये डी पार्ट में दे रखी है, एम सी बाई टी इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कि अकॉर्डिंग टू द IS 456 नंबर ऑफ ग्रेड्स फॉर द स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्सेस आर। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने। कौन सा क्वेश्चन था, चलो आपको दिखा देता हूं मैं। मैंने आपको दिखाया था 3 टाइप के कंक्रीट होते हैं, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में बताया था। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट आपके कितने होते हैं, 1 2 3 4। स्टैंडर्ड कितने होते हैं, 8, और M65 और उससे ऊपर क्या होते हैं, हाई स्ट्रेंथ। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि कई बार M60 चूंकि लेटेस्ट करेक्शन आया है, लेटेस्ट एडिशन हुआ है, तो कई बार ऑप्शन में 7 भी दिया होता है। क्या इस क्वेश्चन में 7 दिया है, क्या इस क्वेश्चन में 7 दिया है, हाँ। 8 नहीं दिया, लेकिन 7 दिया है। तो अगर कभी 7 भी दिया है तो हम 7 आंसर दे सकते हैं। M60 को कई बार ध्यान नहीं देते लोग, 2016-17 के आसपास आया था ये करेक्शन, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, भैया 7 ही बोल दिया। तो कोई बात नहीं, हम 7 आंसर दे देंगे। बट आज की डेट में जब क्वेश्चन आएगा तो 8 ऑप्शन में होगा और 8 आंसर देना है। जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, इसमें 2500 है, और थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया था वहां 2500 नहीं था। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें जो है 8 ऑप्शन में आएगा, और डेफिनेटली आता है, उसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब इतने क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको पहले भी बोला था 35-40 कराऊंगा। तो जो वादा हमने किया है वो निभाया बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से, 40 क्वेश्चन पूरे आपको करवा दिए हैं। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि DDA JEE का हमारा टेस्ट चल रहा है, और इस बार हमारा क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव, 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं आजादी के। तो आपको जो है ऑब्वियस सी बात है कि 15 अगस्त को तो कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है कि 15 अगस्त को है कोई टेस्ट है, बट 15 अगस्त को आप पूरा आजाद है, लेकिन 14 अगस्त को आपको ये टेस्ट जो है दे देना होगा। 7 बजे शाम को 14 अगस्त को ये टेस्ट लाइव हो जाएगा, और इसके लिए आपको, इस लाइव टेस्ट के लिए, पहली बात तो सभी के लिए फ्री है। इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए उत्कर्ष स्मार्ट ऐप क्या करें, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और वहां इंजीनियरिंग सेक्शन में आप चले जाएं। इंजीनियरिंग सेक्शन में जाने के बाद आप DDA JEE का जब ऐड टू लाइब्रेरी करेंगे, DDA JEE का टेस्ट, तो सिविल इंजीनियरिंग में आप स्टील स्ट्रक्चर का टेस्ट दे सकते हैं। कब से, 14 अगस्त 2022 शाम 7 बजे से लेके अगले 24 घंटे तक लाइव टेस्ट है। उसके बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पहले 24 घंटे लाइव टेस्ट है। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं उत्कर्ष सिविल नाम से, और उत्कर्ष सिविल जैसे ही आप टेलीग्राम के टॉप पे सर्च करेंगे, आपको उत्कर्ष सिविल इंजीनियरिंग डाउट्स नाम से ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और उस डाउट ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। 2 चीजें हैं टेलीग्राम में, एक है चैनल, उस चैनल में आपको क्या मिलेगा, PDF मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, क्लास के जो है नोटिफिकेशंस आएंगी, लेकिन उसमें आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, डाउट नहीं पूछ पाएंगे। तो कमेंट करने, डाउट पूछने के लिए दूसरी चीज है उत्कर्ष का हमारा डाउट ग्रुप। सिविल के लिए उत्कर्ष सिविल है,
UTKARSHCIVIL विदाउट एनी स्पेस आप टाइप करिए और आपको उत्कर्ष सिविल इंजीनियरिंग डाउट्स का ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी लोग खुश रहें, आजाद रहें और 15 अगस्त के दिन अपने आजादी का अमृत महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी को धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगली क्लास आपकी जो होगी वो कब होगी? 16 अगस्त को होगी। तो 16 अगस्त को सुबह हम लोग 9 बजे मिलेंगे। धन्यवाद सभी को। जय हिंद।